Hello and welcome to MPPSC Adda. I hope you all are doing well and you are very much consistent with your studies. आपके एग्जाम को बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं अभी 26 अप्रैल को आपका जो एग्जाम है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 का उससे रिलेटेड कुछ हम आज टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि यूनिट 5 आपका एमपी पॉलिटी का है तो बहुत सारे एग्जाम्स कराती है एमपीपीएससी, राइट। उन एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं इन सब टॉपिक से, खासतौर पे गवर्नर के टॉपिक से, तो उन सारे क्वेश्चंस को हम बहुत जल्दी जल्दी स्पीड से देखेंगे और उनसे रिलेटेड जो उनके ऑप्शंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, अगर उनको आप एक बार ढंग से कर लेंगे तो बाकी सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर डिस्कशन। बहुत क्विक रिवीजन रहेगा। आई होप कि आप लोगों ने पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, राइट। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। ये सब एग्जाम्स में आए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, राइट। द क्वेश्चन सेज द गवर्नर्स ड्यूटी इज नथिंग एक्सेप्ट टू रिसीव गेस्ट, सर्व देम टी, फूड एंड होस्ट डिनर। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ठीक है। हुज स्टेटमेंट इज दिस, किसने बोला है ऐसा कि गवर्नर की ड्यूटी सिर्फ लोगों को रिसीव करना, उनको चाय पिलाना, ये सब होस्ट करना ही होता है। तो द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर पत्ताभी सीतारामैया, राइट। ऑप्शन बी, ठीक। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अपॉइंट्स द गवर्नर, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? आंसर इज प्रेसिडेंट। बट यहीं तक नहीं रुकना है, आपको ये भी देखना है कि प्रेसिडेंट और किन किन को अपॉइंट करता है, तो वो सारी चीजें आपको याद रहना चाहिए। जैसे कुछ एग्जीक्यूटिव्स को अपॉइंट करता है, ठीक है, टुकड़ों में याद करते हैं। देखिए, कुछ जुडिशियल साइड के लोगों को अपॉइंट करता है, जैसे कि सीजेआई हो गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हो गए, सिंपल, राइट। उनको करता है। एग्जीक्यूटिव के नाम पे अगर आप देखोगे तो किन किन को करता है, राइट। पीएम को करता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को करता है अंडर आर्टिकल 75। ये सब या आर्टिकल भी आपको याद करने हैं, ठीक है। उसी तरीके से एग्जीक्यूटिव में अटॉर्नी जनरल को भी ये अपॉइंट करता है, अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल 76 है, राइट। उसके बाद गवर्नर ऑफ द स्टेट्स को भी यही अपॉइंट करता है, ठीक है, गवर्नर को भी, राइट। तो एग्जीक्यूटिव जैसे पीएम, अटॉर्नी जनरल, गवर्नर को अपॉइंट करता है। जुडिशियली में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। फिर वैसी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं आपकी, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को में भी बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करता है, जैसे कि सीएजी को अपॉइंट करता है अंडर आर्टिकल 148, राइट। फिर आपके सीईसी को भी अपॉइंट करता है, ठीक है, आर्टिकल 324। उसके बाद यूपीएससी के जो चेयरपर्सन होते हैं उनको भी अपॉइंट करता है, आर्टिकल 316 है ये। ऑल इंडिया सर्विसेज इज 312, बट ये यूपीएससी और इनके जो चेयरपर्सन है 316 है आर्टिकल, ये भी पूछ सकता है आपसे, राइट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको अपॉइंट करता है। ये ब्रीफली देख लीजिए, आगे साइड में आपको मैं ये पूरा दे दिया हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड ट्राई टू मेमोराइज इन स्मॉल चंक्स की एग्जीक्यूटिव कौन कौन से हैं जिनको अपॉइंट करता है। तो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 75, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करता है अंडर आर्टिकल 76, सेम गवर्नर को अपॉइंट करता है अंडर आर्टिकल 155। बट ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट किसको रहता है? अटॉर्नी जनरल और गवर्नर, मतलब कि इनको अपॉइंट तो भले कर देते हैं बट जब चाहे इनको हटा भी सकते हैं। सो दे होल्ड द ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं यूटी के अंडर आर्टिकल 239, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, तो पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस अंडर आर्टिकल 124, हाई कोर्ट के जजेस अंडर आर्टिकल 217। फिर उसी तरीके से बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी हैं और स्टैट्यूटरी बॉडीज भी हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल दिया हुआ है, जैसे सीएजी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 148 में इसके बारे में दिया हुआ है। अब वहीं स्टैट्यूटरी बॉडी किनको बोलते हैं? कि किसी लॉ के थ्रू या किसी एक्ट के थ्रू, ठीक है, किसी एक्ट में लिखा था कि वी हैव टू, मतलब उस एक्ट के थ्रू हमने एक बॉडी बनाई है, जैसे सीवीसी और सीआईसी या एनएचआरसी या, ठीक है, लोकपाल बिल। तो लोकपाल बिल बाद में लोकपाल एक्ट बना, तो इन सब एक्ट के तहत अगर हम किसी बॉडी को बनाते हैं तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाती है, बिकॉज किसी स्टैट्यूट के थ्रू वो बनाया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिक जिनके आर्टिकल दिए होते हैं। सीईसी और ईसी मतलब इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल 324, यूपीएससी के चेयरमैन मेंबर 316। अब यहाँ पे पढ़िएगा ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। ज्वाइंट पीएससी जो होता है, राइट, तो उनको अपॉइंट कौन करता है? ज्वाइंट पीएससी इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा आप। और सिर्फ पीएससी बोला तो स्टेट पीएससी तो गवर्नर है आंसर, बट अगर ज्वाइंट पीएससी बोला तो प्रेसिडेंट होगा इसका आंसर, राइट। मैं बहुत फास्ट इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आप ऑलरेडी एक दो रीडिंग ले चुके हैं और आपका एग्जाम पास में है, तो बस आपकी नजरों के सामने से चीजों को आप लेके जाइए। अभी इनमें से बहुत सारी चीजें रिपीट होंगी, आने वाले क्वेश्चन सब इन्हीं टॉपिक से निकल के आएंगे। फिनेंस कमीशन जो कि हर 5 साल में बनाया जाता है अंडर आर्टिकल 280,
फिर नेशनल कमीशन अलग अलग है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 338, नेशनल कमीशन फॉर एसटी 338A, 338B इज योर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। उसके बाद लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ऑफिसर भी एक होता है अंडर आर्टिकल 350B, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आर्टिकल 350B डील्स विद लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ऑफिसर। उसी तरीके से फिर बहुत सारी स्टैट्यूटरी बॉडी है जैसे सीवीसी, सीआईसी, एनएचआरसी और लोकपाल, इन सबके भी जो चेयरपर्सन और मेंबर्स होंगे उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, राइट। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। गवर्नर के अलावा इन लोगों को भी अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। तो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड ट्राई टू क्रैम इट, मगर रट लो इनको बैठ के आप, ठीक है। इसके बाद कुछ ज्यादा और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन टॉपिक्स पे, ठीक। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकती है, ध्यान देना आप। अभी मैंने आपको बताया था स्टेट पीएससी कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर, बट उसको रिमूव कौन करेगा, प्रेसिडेंट, ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर, ठीक है। ज्वाइंट पीएससी में अगर बात करेंगे तो ज्वाइंट पीएससी में अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करेगा, राइट। अभी पढ़ा था ना, यहाँ पे ये नोट लिखा है, देखिए आप, ये लिखा है नोट, गवर्नर अपॉइंट्स स्टेट पीएससी, प्रेसिडेंट अपॉइंट ज्वाइंट पीएससी। फिर स्टेट पीएससी को अपॉइंट कौन कर रहा है, अभी पढ़ा गवर्नर, बट उसको रिमूव कौन करेगा, प्रेसिडेंट। उसी तरीके से स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर, बट रिमूव कौन करेगा, प्रेसिडेंट। उसी तरीके से इस तरीके से हाईकोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। वहीं पे वाइस प्रेसिडेंट की अगर आप बात करोगे तो वो इलेक्ट होता है, अपॉइंट नहीं होता है। रिमूवल क्या, पार्लियामेंट, ठीक है, उसका रिमूवल प्रोसेस अलग है। मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, under which article of the constitution does the governor continues to hold office even after the expiry of his 5-year term until his successor assumes the charge? होता क्या, देखिए, अगर इसका टर्म खत्म हो जाता है गवर्नर का 5 साल का, तो उसके बाद भी, ठीक है, अगर वो होल्ड कर रहा है, क्योंकि अभी अगला गवर्नर आपने नहीं अपॉइंट किया है, तो ये कहां लिखा हुआ है, किस आर्टिकल में लिखा है, तो इट इज आर्टिकल 156। आर्टिकल 156 कहता है कि 5 साल के लिए वो गवर्नर को रखेंगे, बट ये भी लिखा है कि ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट। और वो कब तक रहेगा वहां पे, जब तक अगला कोई नहीं आ रहा है। यहाँ पे वही पूछा है ना, गवर्नर कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हिज 5-year टर्म अंटिल हिज सक्सेसर अज्यूम, ये कहां लिखा है, आर्टिकल 156(3) टू बी वेरी प्रिसाइज, 156(3) में ये चीज लिखी हुई है, राइट। अब जो दूसरे भी आर्टिकल है ये भी आपको याद रहने चाहिए। 157 क्या बात करता है, ये बात करता है कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, जो मतलब हम अगर सिंपल भाषा में बोले तो इट डील्स विद क्वालिफिकेशन। किससे डील करता है, क्वालिफिकेशन ऑफ द गवर्नर, क्या है, सिटीजन होना चाहिए और कितनी एज होनी चाहिए, 35 ईयर्स की मिनिमम उसकी एज होना चाहिए। वहीं पे 158 की अगर आप बात करो तो वो बात करता है कंडीशन ऑफ ऑफिस, किसकी, कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, ठीक है। मतलब कंडीशन क्या है जनरली ऑफिस ऑफ गवर्नर की, कि ही कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या ही कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना होना चाहिए। ये उसकी कंडीशन है ऑफिस की, किसकी, अगर आप गवर्नर के ऑफिस की कंडीशन की बात कर रहे हो तो, अंडर आर्टिकल 158। 159 इज अबाउट, ये आता है एग्जाम में और चांसेस हैं इसके पूरे आने के, ठीक है, ओथ, ठीक है, ओथ, ओथ, गवर्नर की ओथ 159 में दी, और कौन कराता है इसकी ओथ, इसकी ओथ कराते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये भी याद रखिएगा, राइट। यहाँ पे एक बार ये देख लीजिए, ये सारा लिखा है, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। 156 टर्म ऑफ ऑफिस है, ठीक है, 157 क्वालिफिकेशन है, 158 कंडीशन ऑफ ऑफिस है, 159 ओथ और अफर्मेशन, कौन कराता है इनकी ओथ, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, राइट, ठीक है। और 5 साल के लिए होते हैं, बट होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक और बताया था कि एक और है जो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे रहते हैं ऑफिस में, वो कौन है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर। देखिए आ गया, वो रिपीट हो गया। अगर कोई भी क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ेंगे और उसके बारे में थोड़ी आगे पीछे की चीजों को भी अगर आप याद करते हुए चलेंगे ना, तो आपको अच्छे से चीजें बनेंगी, राइट। यहाँ पे मैंने बताया था आपको क्वालिफिकेशन में सिटीजन होना चाहिए और 35 ईयर्स ऑफ एज। अब वही एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ गया कि क्या मिनिमम एज होनी चाहिए, तो इट इज 35 ईयर्स, राइट। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज स्टेटेड दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल एड एंड एडवाइस टू द गवर्नर। किस आर्टिकल में लिखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एडवाइस करेगा गवर्नर, इट इज रिटन अंडर आर्टिकल 163। तो सिर्फ ये टिक कर देना आपको, जब भी पूछे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल एडवाइस गवर्नर कहां लिखा हुआ है, तो अंडर आर्टिकल 163। अब 162 की अगर आप बात करोगे तो ये बात करता है किसकी, ये ध्यान से सुनिएगा, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, कि कितना कितना एग्जीक्यूटिव पावर किस, कहां किस एक्सटेंट तक रहेगा। तो जो भी स्टेट लिस्ट के होंगे सब्जेक्ट्स, वहीं तक इनका एक्सटेंट होगा, इनके एग्जीक्यूटिव पावर का, राइट।
ठीक है, जो भी स्टेट लेजिस्लेचर की पावर है, ये स्टेट लेजिस्लेचर की पावर कहां तक रहती है, सीमित स्टेट लिस्ट तक रहती है, और कंकरेंट लिस्ट में भी कुछ रहती है, बट कंकरेंट लिस्ट में सिर्फ तभी तक लॉ बना सकता है जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उसका कोई लॉ नहीं बना रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ लेके आ गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ या यूनियन गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करेगा, राइट। 163 हम देख ही चुके हैं, एड एंड एडवाइस टू द गवर्नर। 164 टॉक्स अबाउट प्रोविजंस रिलेटेड टू मिनिस्टर, किसके प्रोविजंस रिलेटेड टू मिनिस्टर्स, ये सब आपको रटा हुआ होना चाहिए बेटा, तभी जाके एग्जाम में आप गलतियां कम करोगे, क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग हो गया तो कंफ्यूजन ज्यादा होती है। पहले टाइम में ये था कंफ्यूज भी हुए तो भी आंसर लगा के आ जाते थे, राइट, बट अब नंबर कटेंगे आपके, राइट। तो प्रोविजंस अबाउट मिनिस्टर्स आर गिवन अंडर आर्टिकल 164, और यहीं पे इसी आर्टिकल में लिखा है कि सीएम इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर, ये ध्यान रखना, सीएम इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर एंड मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द गवर्नर्स प्लेजर। मिनिस्टर किसके प्लेजर पर ऑफिस होल्ड करते हैं, मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, ये दो चीज आपको याद रखनी है। सीएम इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर, ये एक और बार पूछ चुका है एमपीपीएससी अपने किसी एग्जाम में कि सीएम इज अपॉइंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आंसर इज गवर्नर, इसलिए अब यहाँ पे भी मैंने आपको ये बता दिया है। 165 अभी बहुत ही इजी है, दैट इज एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल कौन होता है, एडवोकेट जनरल हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द स्टेट, ठीक है, एंड ही इज आल्सो अपॉइंटेड बाय हुम, ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर, राइट, ठीक है। ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यही सब चीज लिखी फिर से रिवाइज कर लीजिए। 162 एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिखा है यहाँ पे, ठीक है। 164 प्रोविजंस टू द मिनिस्टर, सीएम अपॉइंटेड बाय होम, गवर्नर, मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर्स प्लेजर। 165 एडवोकेट जनरल, ही इज द हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द स्टेट एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। देखिए आप में से बहुत से लोगों को ये कॉन्फिडेंस है कि उन्हें पॉलिटी आती है, बहुत अच्छी बात है, बट लास्ट मोमेंट में आप कोई गलती ना करें, तो इनको ध्यान से सुनिए, कुछ ना कुछ आपको ऐसे नए फैक्ट मिलेंगे ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। अदरवाइज टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस में हम जनरली सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसके आगे पीछे का हम कुछ नहीं देखते। जैसे ये क्वेश्चन है, अभी आपको बस इतना जरूर सबको पता होगा कि 161 है, ठीक है, पावर ऑफ टू ग्रांट पार्डन, किसमें 161 में है गवर्नर को अधिकार कि वो पार्डन कर सकता है। बट अभी मैं आपसे पूछ लूं कि व्हाट इज आर्टिकल 160 और 162, तो फिर आप यहां फंस जाओगे, राइट। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है, इसमें आर्टिकल 161 जो है उसमें पावर दी हुई है गवर्नर को कि ही कैन पार्डन, ठीक है, तो 161 वो है। इसमें एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दिस इज 160। 160 क्या है, देखो ध्यान से, 160 में ये बोला गया है कि जिन मतलब कभी कभी क्या अनफोर्सीन कंटिजेंसीज आ जाती हैं, क्या आ जाती हैं, अनफोर्सीन कुछ इमरजेंसी आ जाती हैं या कंटिजेंसी आ जाती हैं, राइट। तो उसमें गवर्नर कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये कौन डिसाइड करता है, तो इट इज अगेन डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट विल डिसाइड, राइट। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है आपको एग्जाम में, ये आ सकता है, हु मेक्स प्रोविजन फॉर द डिस्चार्ज ऑफ गवर्नर्स फंक्शंस इन अनफोर्सीन कंटिजेंसी, ठीक है, तो आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, गवर्नर। देखिए ये सब आगे पीछे के क्वेश्चन चलते रहते हैं, सिमिलर चीजों को पूछ लेता है, इस बार आपसे आर्टिकल पूछ लिया था, क्वेश्चन में बता दिया था कि गवर्नर पार्डन करता है, अगली बार आपसे पूछ लिया कि हु हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन इन मध्य प्रदेश, आंसर इज गवर्नर, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर, इनमें से लेजिस्लेटिव पावर गवर्नर की कौन सी है, ये पूछा है आपसे, राइट। तो सम्मन करना लेजिस्लेटिव असेंबली को, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली को संबल कर रहा है तो ये लेजिस्लेटिव पावर। एक बात और ध्यान रखना, एग्जाम में आप तैयारी करने जाओ, ये क्वेश्चन तो इजी है, एक क्वेश्चन अगर अभी आपको घुमाने वाला होता तो लेजिस्लेटिव पावर की जगह मैं यहाँ आपको एक जुडिशियल पावर भी लिख देता उसकी कोई, और यहाँ पूछता कि इनमें से कौन सी लेजिस्लेटिव पावर है, तो वो जुडिशियल पावर आपको अलग याद करनी है, उसकी लेजिस्लेटिव पावर कौन सी है, उसकी एग्जीक्यूटिव पावर कौन सी है, उसकी जुडिशियल पावर कौन सी है, ये भी आपको कैटेगराइज करना है। तो ये जो तीनों लिखी हुई हैं, ये तीनों उसकी लेजिस्लेटिव पावर है, सम्मन करना भी उसका काम है, एड्रेस करना लेजिस्लेटिव असेंबली को भी काम है, और ऑर्डिनेंस को इशू करना। ऑर्डिनेंस इशू का आर्टिकल मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत इजी है, गवर्नर का ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर जो है किस आर्टिकल में दिया हुआ है, राइट। तो आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव, मतलब सम्मन करना, एड्रेस करना लेजिस्लेटिव असेंबली को, और ऑर्डिनेंस इशू करना, ये उसके लेजिस्लेटिव पावर में गिने जाते हैं, राइट, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान रखना है, जो मैंने आपको बताया कि एग्जीक्यूटिव पावर अलग होती है उसकी और जुडिशियल पावर्स अलग होती हैं, डिस्क्रिशनरी पावर अलग होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द गवर्नर हैव द पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस? देखिए फिर से वहां पे पूछा था कि कौन करता है, राइट? यहां पे पूछा था ना आपसे, यही सेम चीजें अगर आप देखेंगे तो वही, या तो चीज ऑप्शन में होंगी आपको, या ये ऑप्शन से उठ के क्वेश्चंस में चले जा रही है, क्वेश्चन स्टेटमेंट में। तो अंडर आर्टिकल 213 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब जो इसके दूसरे आर्टिकल हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, 155 अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, 156 टर्म ऑफ ऑफिस एंड 212 जो इसमें क्वेश्चन में दिया था, इसमें ये लिखा है कि कोर्ट जो है वो डिस्कस नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? कोर्ट कैन नॉट इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग ऑफ द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स को कोर्ट नहीं डिस्कस करेगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड पीपल जनरली गेट कंफ्यूज्ड अंडर विद आर्टिकल 201। आर्टिकल 200 को आर्टिकल 201 से लोग कंफ्यूज करते हैं। क्या है, ध्यान से सुनिए। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन द गवर्नर गिव एसेंट, विथहोल्ड एसेंट और रिजर्व अ बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द कंसिडरेशन? जब भी कोई बिल पास होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, या तो गवर्नर उसको एसेंट दे देता है तो बिल बन जाता है, या विथहोल्ड कर देता है तो नहीं बिल बन पाता, या रिजर्व करके रख लेता है, राइट? बोल देता है कि रिकंसिडर कर लो, राइट? या एक और होता है कि वो प्रेसिडेंट के पास भेज दे। ये चार ऑप्शन होते हैं उसके पास। तो ये किस आर्टिकल में दिया है? इट इज गिवन अंडर आर्टिकल 200। किस में दिया है? आर्टिकल 200। अब बच्चे जनरली इसमें कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज आर्टिकल 201? 201 ये जो दो आर्टिकल नंबर 200 है ना, उसी का लॉजिकल सक्सेसर आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, अब इसमें ये बोलता है कि अगर बिल प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए रोक दिया गवर्नर ने, भाई आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो गया, गवर्नर के पास गया, गवर्नर ने बोला नहीं मैं प्रेसिडेंट के लिए रोक रहा हूं इसको, तो प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, तो प्रेसिडेंट अब क्या क्या कर सकता है? दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 201। ठीक है, तो 201 में क्या होगा? क्या है? व्हाट प्रेसिडेंट कैन डू टू अ स्टेट बिल। वो कंडीशंस कहां दी हुई हैं? 201 में दी हुई हैं। और अगर प्रेसिडेंट के पास कोई गया, मान लो, समझना, प्रेसिडेंट के पास मध्य प्रदेश का एक बिल चले गया और प्रेसिडेंट ने उसको वापस भेजा आपके पास, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, देन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को कितने टाइम में उसको रिप्लाई करना पड़ेगा? विद इन 6 मंथ्स। ये भी याद रखना, अगर कोई बिल प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भेजता है, रिटर्न करता है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली मस्ट रिकंसिडर इट विद इन हाउ मेनी मंथ्स? विद इन 6 मंथ्स। ये आपको बहुत ध्यान से याद रखना है, ये डिफरेंस मेजर डिफरेंस है, राइट? और इसके बाद आप यहां देखेंगे, मैंने एक चार्ट दिया, इसको याद कर लीजिएगा कि 2 टाइप के बिल होते हैं, एक ऑर्डिनरी बिल होता है और एक मनी बिल। मनी बिल का आर्टिकल नंबर मुझे कमेंट में बताएं। अब देखिए, ऑर्डिनरी बिल को एसेंट दे सकता है, मनी बिल को भी एसेंट दे सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं, बट ये ध्यान से सुनिए, ऑर्डिनरी बिल कैन बी रिटर्न बट मनी बिल कैन नॉट बी रिटर्न। ये ध्यान रख लीजिएगा, मनी बिल कैन नॉट बी रिटर्न। ठीक है, रिजर्व कर सकते हैं ऑर्डिनरी बिल को प्रेसिडेंट के लिए, मनी बिल को भी रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए। और ये जो मैंने बताया था, आर्टिकल 201 इज लॉजिकल सक्सेसर ऑफ आर्टिकल 200, while आर्टिकल 200 allow the governor to reserve a bill for the president, whereas article 201 outlines what the president does with that particular bill। प्रेसिडेंट क्या करेगा उस बिल से, ये किस में लिखा है? 201 में लिखा है। और गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है, वो आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है, राइट? और जब भी प्रेसिडेंट कोई बिल को रिटर्न करता है, स्टेट गवर्नमेंट को कंसिडर करना पड़ता है 6 महीने के अंदर, और उसके बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट पास करती है बिल को दोबारा से, चाहे वो कोई चेंज करे चाहे वो कोई चेंज ना करे, और दोबारा से वापस भेज देती प्रेसिडेंट के पास, तो ध्यान से सुनिए, द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव हिज एसेंट। बल्कि ये सेम चीज अगर वो गवर्नर के साथ कर दें तो क्या हो जाएगा? गवर्नर हैज टू गिव हिज एसेंट। गवर्नर हैज टू गिव हिज एसेंट। गवर्नर को एसेंट देना पड़ता है अगर दोबारा बिल चले गया उसके पास तो, बट प्रेसिडेंट को नहीं देना पड़ता। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। तो 6 महीने भी इंपॉर्टेंट है। और प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव हिज एसेंट टू द स्टेट लेजिस्लेटिव बिल। अगर उसके पास दोबारा भी भेजा जाए तो भी वो कंपेल नहीं कर सकते उसको कि आपको क्या करना है, एसेंट अपना देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश इज और आर करेक्ट? एग्जाम क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे क्या पूछा है, तो इसको गोला एग्जाम में भी लगा लेना
कि यहाँ करेक्ट पूछा है, ताकि आप जब तक ये स्टेटमेंट पढ़ोगे ना और नीचे पहुंचोगे ऑप्शंस में, कोड में, तब तक आप भूल ना जाओ कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। तो इसको हमेशा गोला मार के रखना ताकि आपकी एक बार नजर यहाँ जरूर जाए। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया आपको? द गवर्नर इज द पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, करेक्ट ऑप्शन। द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर, बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर, गवर्नर की प्रायर रिकमेंडेशन से ही इशू होगा। ठीक है, तो आंसर इज 1 and 2, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन द गवर्नर सेंड अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट रिकमेंडिंग द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट? ध्यान से सुनो, ठीक है, कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है? अंडर विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन कैन, under which article of the constitution can the governor send a report to the president? स्टेट इमरजेंसी है ना, प्रेसिडेंट रूल इज स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, ऑन विच ग्राउंड होगा एक्चुअली यहाँ पे, ऑन विच ग्राउंड, ठीक है, ऑन विच ग्राउंड कैन द गवर्नर सेंड अ रिपोर्ट, तो वो क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। देखो दो होते हैं, एक आर्टिकल 356 है और एक है आर्टिकल 365, ये दोनों को इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रख लो। ये दो आर्टिकल हैं, ठीक है, जिनके चलते प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। ठीक है, जो आर्टिकल 356 है वो क्या बोल रहा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया तो हो जाएगा, स्टेट इमरजेंसी लग जाएगी। बाकी ये एक्सटर्नल एग्रेशन और ये सब जो है ये उसके मतलब ये रीजन नहीं होते हैं, राइट। 356 में लिखा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया या फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, अगर ये हो गया तो स्टेट इमरजेंसी लग जाएगी। और 365 ये बोलता है कि जब भी स्टेट गवर्नमेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव जो भी डायरेक्ट करेंगे उनको नहीं मानेगी तो वहां पे भी स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है, स्टेट इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड। और एक बात ध्यान रखना, ये जो रिपोर्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नर नहीं भेज सकता, दूसरे भी भेज सकते हैं, ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, सिर्फ गवर्नर को अधिकार नहीं होता, वो रिपोर्ट कोई और दूसरा भी भेज सकता है, राइट। ये लिखा हुआ है 356, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफन बेस्ड ऑन गवर्नर्स रिपोर्ट, इसलिए लिखा है ऑफन, जरूरी नहीं है, ऑफन बेस्ड ऑन गवर्नर्स रिपोर्ट। और 365 बोल रहा है कि जब स्टेट डिफाइज यूनियन एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन, तब भी यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो आप इन ग्राउंड्स पे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर ग्रांटेड इम्यूनिटी, गवर्नर को इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है, ठीक है, ये पूछा है यहाँ पे, किस आर्टिकल के थ्रू की गई है? अंडर आर्टिकल 361 में इम्यूनिटी दी गई है गवर्नर को, राइट। ठीक है, सिर्फ गवर्नर को नहीं दी गई, यहाँ पे एक और हैं जिनको दी गई है, दैट इज प्रेसिडेंट। तो अंडर आर्टिकल 361 गवर्नर एंड प्रेसिडेंट को क्या दिया गया है? हमने इम्यूनिटी दी है। कुछ चीजें हैं जहां पे उनको इम्यूनिटी मिली है कि उनके ऊपर कौन कौन से सिविल केसेस आप नहीं दर्ज करा सकते, ठीक है, क्रिमिनल केस नहीं हो सकता अगर वो पावर में है, तो ये सारी इम्यूनिटीज हैं। ये मेंस के पर्सपेक्टिव से ज्यादा है, अभी यहाँ पे तो सिर्फ इतना ही याद करना है कि 361 में इम्यूनिटी किस किस को दी हुई है? प्रेसिडेंट और गवर्नर को दी गई है। 360 डील्स विद व्हाट? फाइनेंशियल इमरजेंसी। 361 इज व्हाट? प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, हमने पढ़ लिया, इम्यूनिटी दी हुई ना। 362 क्या है? 362 जो है ये रिपील हो गया है, ठीक है, इट हैज बीन रिपील्ड बाय 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। बहुत से बच्चे समझ गए होंगे इसमें क्या दिया होगा। इसमें क्या दिया है? प्रिविलेजेस टू रूलर्स ऑफ इंडियन स्टेट। बहुत पहले क्या था, एक आपने सुना होगा प्रीवेपर्स, ठीक है, तो प्रीवेपर्स को एबॉलिश किया गया इसी से। तो ये आ चुका है आपके एमपीपीएससी में पहले क्वेश्चन, ठीक है, जो हमने कुछ प्रिविलेजेस दे रखे थे ना, किनको? जो पुराने राजा महाराजा थे, ठीक है, तो वो किस में दिए हुए थे प्रिविलेजेस? अंडर आर्टिकल 362 सॉरी। तो राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ रूलर ऑफ इंडियन स्टेट was given under article 362 but the same has been repealed। तो प्रीवियस पर रिपीट हुआ है 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आप इसको, राइट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर्स ऑफ मध्य प्रदेश हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे छोटा टेन्योर किसका रहा? और तभी सीतारमैया जी का सबसे छोटा टेन्योर रहा है, ठीक। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द शॉर्टेस्ट सर्विंग फुल टाइम गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? पता भी सीतारमैया, ठीक है। सेम सिमिलर क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार, राइट। अब ये लिस्ट जो है आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा,
ठीक है। लॉन्गेस्ट टेन्योर पतास्कर जी का है, शॉर्टेस्ट टेन्योर पत्ताभी सीतारमैया जी का 7 मंथ के अराउंड का है। शॉर्टेस्ट टेन्योर अगर एक्टिंग की बात करें तो पीवी दीक्षित जी का है 6। फर्स्ट फीमेल गवर्नर की बात करें या सेकंड फीमेल गवर्नर, तो फर्स्ट इज सरला ग्रेवाल, सेकंड इज आनंदीबेन पटेल। फॉर्मर आईएएस ऑफिसर थी, पीएम की प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी, किसकी? राजीव गांधी जी की, ठीक है। राजीव गांधी जी की प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी नहीं है, ये बहुत पावरफुल महिला थी। एंड शी इज दी सेकंड आईएएस ऑफिसर ऑफ इंडिया। सेकंड आईएएस ऑफिसर ऑफ इंडिया भी यही थी। फर्स्ट कौन थी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं अगर किसी को पता हो तो, फर्स्ट फीमेल आईएएस ऑफिसर कौन थी, राइट। नेक्स्ट वाज बॉर्न आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया लाहौर में पाकिस्तान में जन्म लिया था भाई महावीर ने। एमपी में एनएन वांचू। ये क्वेश्चन भी आता है कि ओनली गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश हु वाज बॉर्न इन मध्य प्रदेश इज एनएन वांचू। ये क्वेश्चन आया है, अभी आपको आगे मिलेगा। नॉन हिंदी स्पीकिंग वाज केसी रेड्डी। केसी रेड्डी ऐसे थे जिनको हिंदी नहीं आती थी, राइट। ऐसे गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश जिनको हिंदी नहीं आती थी, तो आंसर इज केसी रेड्डी, राइट। केसी रेड्डी वाज नॉट रेडी टू लर्न हिंदी लैंग्वेज, ऐसे याद कर लेना इसको, ठीक है। पत्ताभी सीतारमैया जी को मिंटो हॉल में दिलाई गई थी, राजभवन में नहीं दिलाई गई थी शपथ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। लोकसभा स्पीकर, ठीक है, बलराम झाकड़ जी कौन सी लोकसभा स्पीकर के थे, अगर पता हो तो बताइए, नहीं तो आगे हम इसको भी पढ़ेंगे 7वीं 8वीं, ठीक है। कितने साल तक रहे ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्टिंग गवर्नर जनरली जो चीफ जस्टिस होते थे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के, जैसे पीवी दीक्षित और जीपी सिंह, ये रहे, तो ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। हमारे स्टेट हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन था? हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द फर्स्ट गवर्नर। जिसने पहले गवर्नर को ओथ दिलाई थी, तो ऑब्वियसली, ठीक है, पहले गवर्नर पत्ताभी सीतारमैया को ओथ किसने दिलाई थी, ये पूछा है, तो जो हमारा पहला चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहे थे, जस्टिस हिदायतुल्ला जी, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम हैज द प्रेसिडेंट रूल बीन इम्पोज्ड इन मध्य प्रदेश। सबसे इजी क्वेश्चन है, 3 बार। बट अब क्वेश्चन इज सबसे लेंथ किसकी सबसे ज्यादा थी। और भी वीडियोस मैंने इन सबसे रिलेटेड डाले हुए हैं, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से डाले हुए हैं कि मध्य प्रदेश में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से कौन कौन था, उन सब के बारे में काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है, प्लीज एक बार उनको चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल में एक बार देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल में ये सारे वीडियोस डले हुए हैं। टेलीग्राम में आपको इन सबकी लिंक दिख जाएगी, एमपीपीएससी अड्डा ऑफिशियल के नाम से, ठीक है। एमपीपीएससी अड्डा ऑफिशियल आप सर्च कर लीजिएगा, वहां पे जाके आपको हमारे वीडियोस भी दिख जाएंगे। अदरवाइज यूट्यूब में भी सर्च करेंगे, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे रिवीजन सीरीज में। तो लेंथ सबसे ज्यादा किसकी थी, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कितने गवर्नर इन्वॉल्व रहे हैं, वो आ सकता है। सीएम कौन था जब इनको हटाया गया था, वो आ सकता है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए, क्लियर है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 3 बार लगी है तो फर्स्ट वाली कब लगी थी, तो 1977। मगर इसमें डेट भी याद करना है, डेट भी पूछ लेता है कई बार। तो ये अप्रैल में लगी थी, 30 अप्रैल के आसपास, और जून में खत्म हुई थी 23 के आसपास, ठीक है। बाकी सेकंड 1980 में लगी थी, ये भी वैलेंटाइंस डे के 3 दिन बाद लगी थी, ऐसे याद कर लो। वैलेंटाइंस डे के 3 दिन बाद लगी थी, फरवरी 17 को, और जून 9 1980 में ही खत्म हो गई थी ये, राइट। सबसे लंबी जो चली है दैट इज थर्ड वन, ठीक है। ये बाबरी मस्जिद कांड के बाद सुंदरलाल पटवा जी को हटाया गया था, तो दिसंबर 15 में। तो बाबरी कांड कब हुआ था, कब ढहाया गया था ढांचे को, शायद 6 को ढांचे को हटाया गया था, कब गया था एक बार देख लेना। उसी से कुछ समय बाद दिसंबर 15 को 1992 में लगा दी गई थी, और दिसंबर 6 तक चली थी 1993 तक, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये डेट याद कर लो बेटा। सबसे पहले याद करो 77, 80 और 90, ठीक है। जब ये याद हो जाए तो फिर इन डेट्स पे आओ, ठीक है। ये सबसे इजी तो ये वाली याद होगी, बाबरी वाला याद हो जाता है इजीली, है दिसंबर 15 से दिसंबर 6, 92 से 93 तक। फिर ये सेकंड वाला है, ठीक है, वैलेंटाइंस डे के जस्ट 3 दिन बाद, कब तक चलेगा, 9 जून तक चलेगा। अब गवर्नर कौन कौन थे ये इंपॉर्टेंट है, सिन्हा जी, पुनाचा जी और अली साहब। तो ऐसे याद कर लो इसको, ठीक है, SPA, स्पा, ठीक है, सिन्हा, पुनाचा एंड अली खान जी, ठीक। अब आपके सीएम कौन कौन से जो हटाए गए थे, राइट। ये शुक्ला जी हटाए गए थे, सुंदरलाल पटवा जी हटाए गए थे, फिर सुंदरलाल पटवा जी दोबारा भी, राइट। तो ये आपको याद रखना है, 2 बार सुंदरलाल पटवा और ये। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ अगर देखोगे गवर्नर, तो 5 गवर्नर इन्वॉल्व रहे हैं इनमें, क्योंकि इनमें गवर्नर भी चेंज हुए हैं बीच में, तो आप मुझे बताएंगे। इम्पोज भले इन्होंने किया था अली खान जी ने, और 2 गवर्नर भी इस पीरियड में आए हैं, वो कौन कौन आए थे कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये याद रखें कि सबसे बड़ा टेन्योर जो था, थर्ड हमारी जो स्टेट वो था इमरजेंसी, उसका सबसे लंबा रहा है टेन्योर, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग द पीरियड
1977 टू 23 व्हेन प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड। ठीक है, जब यही पूछा है देखो, है ना, 30 अप्रैल, ये एग्जाम में पूछ लिया, मतलब बता दिया आपको स्टेटमेंट में। तो व्हेन प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड इन मध्य प्रदेश, हु वाज द गवर्नर ऑफ द मध्य प्रदेश, तो हमने भी याद किया था, है ना, कौन थे गवर्नर, अभी याद किया था, स्पा, तो सिन्हा जी थे पहले वाले में, राइट, पुनाचा जी दूसरे वाले में थे, अली खान जी तीसरे वाले में थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, पत्ताभी, सॉरी, सत्यनारायण सिन्हा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन एन एक्टिंग गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, इनमें से एक्टिंग गवर्नर कौन नहीं रहा, तो ये देखिए कितना क्लोज दिया है, देख रहे हैं आप, जीडी लिख दिया है जबरदस्ती, जीडी दीक्षित, बल्कि वो पीवी दीक्षित थे, तो जी डी दीक्षित वॉज नॉट द एक्टिंग गवर्नर, तो ये हट जाएगा। ठीक है, बाकी सब थे, ये ओझा जी थे, पीवी दीक्षित जी और जीपी सिंह जी थे। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए, ये ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं आजकल, सो आपको थोड़ा बहुत टेन्योर के बारे में उनके पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो लॉन्गेस्ट सर्विंग तो हमको याद रहते हैं पतास्कर जी, शॉर्टेस्ट सर्विंग भी याद रहते हैं हमको, पत्ताभी सीतारामैया जी, उसके अलावा भी इन्होंने यहाँ पूछ लिया अंदर, तो थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, जनरली हम याद नहीं करते, मगर ऑप्शन देख के कोशिश करते हैं अगर बनता है तो। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश इन ऑर्डर ऑफ देयर टेन्योर, उनको टेन्योर के हिसाब से जमाना है। पहली बात तो ये, टेन्योर के हिसाब से जमाना अगर है इनको, तो कायदे से तो एग्जाम में इन्होंने ये तो बताया नहीं कि असेंडिंग ऑर्डर की डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट, बट अगर ऑप्शन को देखोगे तो आप मेरे ख्याल से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाते हुए कि कम होते हुए, घटते हुए, तो पतास्कर जी का टाइम काफी लंबा था, पतास्कर जी रहे हैं 57 से 65 या 8 साल के आसपास, तो ये 8 साल के रहे, 8 साल ये रहे हैं, राइट। भाई महावीर भी 5 साल रहे हैं, वांचू जी कम टाइम रहे हैं, ये केवल 1 ईयर के आसपास ही रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, और बी डी शर्मा जी भी कम साल के रहे हैं, ये 3 साल के लिए रहे हैं, ये 80 के दशक में थे ये, तो ये 3 साल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक, तो ये सबसे ज्यादा 2 नंबर वाला है, तो ये ऑप्शन तो आपके कट गए, सी और डी, तो 2 तो पक्का है आपका। अब आपको ये पक्का पता है कि 2 सबसे ज्यादा लंबे समय के लिए रहा है, 2 नंबर में कौन है, पतास्कर जी 8 साल के लिए। अब दोनों ऑप्शन में 1 लास्ट में है, तो आपको ये भी पता होगा कि सबसे छोट नीचे ये आएंगे, कौन, वांचू जी, एन वांचू जी सबसे नीचे आएंगे, ये ऑलमोस्ट 1 साल रहे हैं। अब यहाँ फंस गए आप। ठीक, अब एग्जाम में आपको यहाँ रिस्क लेनी पड़ेगी डिपेंडिंग ऑन कि आपके पहले राउंड में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, राइट। तो अब यहाँ पे एग्जाम में अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इसको सर्कल मार के आगे बढ़ जाता, दूसरे पहले राउंड में फिर चेक करता कि अगर मेरे 60 के आसपास हो गए तो मुझे अब कितनी रिस्क लेनी है, 60 मेरा अगर एक्यूरेट सही है तो मैं उस हिसाब से अब रिस्क लेना चालू करूंगा, राइट। अब देखिएगा इसमें थर्ड कौन है, थर्ड नंबर भाई महावीर है 5 साल के लिए, तो वो आंसर वही होगा, क्या होगा आंसर, बी, राइट। अब ये देखिए, बहुत सारा तो आप याद नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, आपको लॉन्गेस्ट पता है, शॉर्टेस्ट पता है आपको, राइट। अब इसमें से इंपॉर्टेंट कौन से, एक तो आपको ये भी याद रहना चाहिए क्योंकि ये मध्य प्रदेश के थे, तो इसलिए याद रख लीजिए इनको उस नाम से, राइट। ठीक है, फीमेल ये भी, इनको भी याद रखिए आप, 89 90 में नहीं है। भाई महावीर पूरे पूरे 5 साल रहे, ये पूरे पूरे समय रहे, 5 साल रहे, बलराम झाकड़ जी, है ना। तो अब बाकी किस्मत की बात होती है, अगर आप याद कर पाए तो इट्स वेल एंड गुड, है ना। चलिए आगे देखते हैं, अच्छा ये सब भी याद कर लीजिएगा, फर्स्ट बता चुका हूँ आपको मैं ये सारी चीजें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर्स ऑफ मध्य प्रदेश हैज ऑल्सो बीन स्पीकर ऑफ द लोकसभा, इनमें से स्पीकर ऑफ, मैंने अभी बताया था बलराम झाकड़ जी, बलराम झाकड़ जी इकलौते ऐसे गवर्नर हैं मध्य प्रदेश के जो कि लोकसभा के स्पीकर भी रहे हैं, और ये किस लोकसभा में रहे हैं, 7th एंड 8th लोकसभा में रहे हैं, और अप्रोक्सीमेटली ये 9 साल, मतलब ऑलमोस्ट 10 साल रहे हैं ये। ठीक है, 1980 के आसपास से लेके 89 के एकदम एंड तक रहे हैं ये, है ना। मेरे ख्याल से 30-40 दिन और रहते तो ये पूरे 10 साल कर जाते थे। ठीक है, और ही इज दी लॉन्गेस्ट सर्विंग लोकसभा स्पीकर भी यही हैं, राइट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे डिटेल दी हुई है, बलराम झाकर जी जो है ओनली मध्य प्रदेश के गवर्नर जिन्होंने स्पीकर के रूप में काम किया, लोकसभा में 7th और 8th लोकसभा में थे, ड्यूरेशन इनकी ऑलमोस्ट 10 साल है, 9 ईयर 329 डेज टू बी वेरी प्रिसाइज, और ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर ऑफ द मध्य प्रदेश हैज ऑल्सो बीन चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, बी डी शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वीमेन गवर्नर, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सरला ग्रेवाल जी।
फर्स्ट फीमेल गवर्नर, ठीक है, 89 टू 90। सेकंड फीमेल आईएएस ऑफिसर थी, मैंने आपसे फर्स्ट फीमेल ऑफिसर पूछा था, अगर आप बता पाए तो अच्छी बात है कमेंट में, ठीक है, वो क्वेश्चन भी आ सकता है आपको एग्जाम में, राइट। फिर ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नर नॉट ट्रू, मैंने आपको क्या सिखाया था कि सर्कल कर लें इसको, ठीक है, जब भी नॉट ट्रू हो या ट्रू हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या पूछा है, क्योंकि जैसे ही आप ये पूरे स्टेटमेंट पढ़ेंगे आपको फिर से एक बार देखना पड़ेगा कि ट्रू पूछा है कि नॉट ट्रू पूछा है। द फर्स्ट वीमेन गवर्नर सलग, देखिए अभी यही क्वेश्चन पहले पूछा था, अब यहाँ को स्टेटमेंट में इंक्लूड करके दे दिया। लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर पतास्कर जी, ओनली गवर्नर बॉर्न इन मध्य प्रदेश इज लालजी टंडन, तो ये गलत है क्योंकि अभी हमने पढ़ा था वांचू जी इज द एन वांचू इज द ओनली पर्सन हु was born in मध्य प्रदेश and became governor. द फर्स्ट गवर्नर टू इम्प्रूव प्रेसिडेंट रूल हम सत्यनारायण सिन्हा पढ़ चुके हैं, इस पर आपको याद कराया था मैंने अभी शॉर्ट फॉर्म में, तो उसको आप एक बार याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन डिड द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश श्री मंगू भाई जी पटेल अज्यूम्ड ऑफिस, कब अज्यूम किया था मंगू भाई पटेल ने ऑफिस, तो ये याद रखिएगा 8 जुलाई 2021 को किया था, ये पूछ लेगा आपसे, राइट। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट, देखिए वॉज नॉट बोला है, सर्कल करिए, गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश में से गवर्नर कौन नहीं था, ठीक है, ये पूछा आपसे, तो कैलाश नाथ काटजू जी जो है वो गवर्नर नहीं थे, ठीक है, बाकी तो हम सब पढ़ ही चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, फिर से पूछ लिया, देखिए बलराम झाकर जी भी पढ़े हमने, ठीक है, 7th और 8th लोकसभा में ये रहे, ऑलमोस्ट 9 साल 329 दिन के लिए, ठीक है, सब लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर भी रहे। रामेश्वर ठाकुर जी भी थे, भाई महावीर के बारे में भी हमने पढ़ा था, ठीक है, कि लाहौर में इनका जन्म हुआ था, राइट। तो आंसर इज जस्टिस अंशुमन सिंह। नेक्स्ट, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, अ नेटिव ऑफ मध्य प्रदेश, वॉज ऑल्सो गवर्नर ऑफ विच स्टेट, महाराष्ट्र के गवर्नर रहे हैं, ठीक है, कौन, शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। शंकर दयाल शर्मा कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे इंडिया के, 9th नंबर के, ये भी याद रखना, 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज शंकर दयाल शर्मा जी, ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है, ये देखिए यही आ गया, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा वॉज द 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आंसर इज सी, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जैसे आपसे ये पूछ लिया कि शंकर दयाल शर्मा कहाँ के गवर्नर थे, अब उसी तरीके से पूछ लेगा बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हेल्ड विच कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में थी वो, तो गवर्नर ऑफ झारखंड, शी वॉज गवर्नर ऑफ झारखंड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164 हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर, हमने शुरू में ही देखिए क्वेश्चन में डिस्कस किया था, आर्टिकल 164 आ गया उसी पे क्वेश्चन, ठीक है, तो इट इज गवर्नर, गवर्नर अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को, बोला था मैंने आपको कि क्वेश्चन आया है, देखिए। नेक्स्ट, इन मध्य प्रदेश इन द एब्सेंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर हु प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मान लो चीफ मिनिस्टर एब्सेंट है ड्यू टू सम हेल्थ रीजन, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बैठेंगे तो उसमें कौन उनको लीड करेगा, तो कोई भी एक पर्सन को नॉमिनेट करके जाता है चीफ मिनिस्टर, सो आंसर इज बी, मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट करके जाएगा उनको, वही उसको लीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु इज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पॉलिसी कमीशन ऑफ मध्य प्रदेश, आंसर इज सीएम, ये ध्यान रखना, सीएम होता है चेयरमैन, किस चीज का, स्टेट पॉलिसी कमीशन ऑफ मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, बहुत इजी क्वेश्चन है, रविशंकर शुक्ला जी। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, 2 बार पूछ लिया सेम क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में, ये एमपीपीएससी के प्री में 2022 में आया था और ये एमई के 2021 के एग्जाम में आया था, इसीलिए ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, ठीक है। बर्थ प्लेस ऑफ श्री पंडित रविशंकर शुक्ला जी, ठीक है, कहाँ पे, सागर पे, राइट, सागर जिले में इनका जन्म हुआ था। आफ्टर द डिमाइस ऑफ द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर पंडित श्री रविशंकर शुक्ला, जब रविशंकर शुक्ला जी का देहांत हो गया जो कि हमारे पहले सीएम थे, हु वाज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, किसे बनाया गया था, ठीक है, तो भगवंत राव मंडलोई जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, ठीक है। और हु वाज द सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य, देखिए किसने घुमा के पूछ लिया, देखिए सेम चीज यहाँ पे पूछ रहा है कि फर्स्ट जो हमारे थे सीएम श्री रविशंकर शुक्ला जी, उनके देहांत के बाद किसे बनाया गया, तो आंसर इज भगवंत राव मंडल, मतलब ये सेकंड थे क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, तो ये सेकंड हो गए। अब देखिए एक बार क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हु वाज द सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, तो ये भी आपको याद करना, बी आर मंडलोई। इसी तरीके से चीफ मिनिस्टर को भी आपको याद रखना, और खास तौर पे कि नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर पहले कौन थे,
या भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई तो उस टाइम पे कौन था चीफ मिनिस्टर, उस टाइम पे गवर्नर कौन था, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। हु वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? तो फर्स्ट आंसर इज कैलाश चंद्र जोशी जी। कैलाश चंद्र जोशी जी वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर बोला है, ठीक है। देखिए 1967 में भी कोई एक इलेक्ट हुए थे, बट वो कांग्रेस से डिफेक्ट करके गए थे, ठीक है, डिफेक्ट करके गए थे, इलेक्टेड द वो नहीं था। तो आंसर इसका यही होगा, हमेशा ध्यान रखना, ये एग्जाम में आ भी चुका है, एमपीपीएससी ने इसका यही आंसर दी, कैलाश चंद्र जोशी जी। कैलाश चंद्र जोशी जी जो थे वो हमारे फर्स्ट नॉन कांग्रेस सीएम थे। पहले कांग्रेस सीएम कौन थे? रविशंकर शुक्ला जी 1957। कैलाश चंद्र जोशी जी कौन सी पार्टी से थे, ये भी पूछ सकता है आपसे। कैलाश चंद्र जोशी जी वाज फ्रॉम जनता पार्टी। जनता पार्टी से तो टेन्योर बहुत कम रहा है इनका, इनका टेन्योर भी याद ही रख लीजिएगा, क्योंकि पहले थे ना ये, जून 77 से लेकर जनवरी 1978 तक रहे थे। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज, ये सबको पता होगा आपको, पॉलिटिकल सेंट, ठीक है। गवर्नर से रिलेटेड एक पूरी वीडियो भी बनी हुई है, उसको देख सकते हैं, राजनीति के संत भी इनको कहा जाता था मध्य प्रदेश के, ठीक है। अच्छा, पहला बीजेपी का सीएम कौन रहा है? बीजेपी सीएम फर्स्ट इज सुंदरलाल पटवा, ठीक है। और पहली विमेन सीएम ये दिखाए, देखिए, उमा भारती जी, ठीक है। फर्स्ट कांग्रेस रविशंकर शुक्ला, फर्स्ट नॉन कांग्रेस कैलाश चंद्र जोशी जी, फर्स्ट बीजेपी सुंदरलाल पटवा, फर्स्ट विमेन उमा भारती जी, ठीक है। जनता पार्टी से थे कौन? हमारे कैलाश चंद्र जोशी जी, इनको पॉलिटिकल सेंट भी बोला जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मामा जी के ऊपर क्वेश्चन आया है। व्हेन डिड श्री शिवराज सिंह चौहान बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार मामा जी बने 2005 में। और मामा जी कितने बार आज तक वो रह चुके हैं, किसी को आइडिया है? शिवराज मामा जो हैं कितने बार लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं? ये क्वेश्चन भी आ सकता है, शायद 5 बार रहे, एक बार देख लीजिएगा आप, और ठीक है। इन द 18th लोकसभा शिवराज सिंह चौहान जी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, हैज बीन गिवन चार्ज ऑफ विच मिनिस्ट्री? किस मिनिस्ट्री को का कार्यभार उन्हें दिया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर उन्हें दिया गया। और मामा जी काफी कोशिश कर रहे हैं, काफी कुछ करने की कोशिश की है उन्होंने अभी सेंटर में भी जाके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? में चीफ मिनिस्टर कौन नहीं रहा है? तो बी डी शर्मा जी नहीं रहे, बाकी सारे जो दिख रहे हैं नाम वो सब चीफ मिनिस्टर हमारे यहाँ के रह चुके हैं। ये सेकंड चीफ मिनिस्टर थे, ये फर्स्ट थे, अभी हमने पढ़ा था ना, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीएम्स ऑफ मध्य प्रदेश हैव नेवर बीन अ मेंबर ऑफ लोकसभा? देखिए आ गया क्वेश्चन, इनमें से लोकसभा का मेंबर कौन नहीं रहा है? देखिए अभी जो हमारे वर्तमान में जो है डॉक्टर मोहन यादव जी, वो कभी भी लोकसभा के मेंबर नहीं रहे, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे ही नहीं है। बल्कि शिवराज सिंह जी रहे हैं कम से कम 5 बार, और विदिशा कॉन्स्टिट्यूंसी रहती थी इनकी, विदिशा से जो बच्चों को उनको पता होगा। उमा भारती तो अलग अलग जगह से लड़ी हैं, मगर बहुत अधिकतर टाइम ना उमा भारती कम से कम 6 बार रही हैं, और उसमें लोकसभा में, राइट। और जनरली ये खजुराहो से लड़ती थी चुनाव, खजुराहो से, बाद में भोपाल से भी लड़ा, ठीक है, भोपाल से भी लड़ा इन्होंने, ठीक है, बट मेजर वहीं से लड़ती थी, ठीक है। और एक आध बार तो झांसी से भी लड़ा इन्होंने, ठीक है। दिग्विजय सिंह ज्यादा नहीं, 2 बार ही रहे, उसके बाद तो वो अपना राजगढ़ की सीट से लड़ते थे, उसके बाद तो वो का सीएम रहे 1993 से, तो यहीं पे रहे वो, ठीक है। तो ये है शिवराज सिंह जी 5 बार, विदिशा कॉन्स्टिट्यूंसी, उमा भारती जी अधिकतर खजुराहो से लड़ती थी 6 बार, और दिग्विजय सिंह 2 बार रहे राजगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से, कब कब 84 और 1991 में। उसका वो सीएम बन गए थे कब? 1993 है, टाइपो एरर है, प्लीज मेक अ करेक्शन, राइट। हु वाज द फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? पूछ लिया आपसे, उमा भारती जी, अभी हमने इनके बारे में पढ़ा था। कब रही ये भी याद रख लीजिएगा, उमा भारती जी। कौन बताएगा कब बनी है उमा भारती जी? कब बनी थी, कमेंट में बताइए मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश एट द टाइम ऑफ डिवीजन? डिवीजन के टाइम में कौन था हमारे यहाँ सीएम? ये भी पूछा हुआ है, दिग्विजय सिंह जी हमारे सीएम थे, ठीक है। उसी तरीके से ये भी आपसे कल को पूछ सकता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? कौन था इसमें से, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा सुंदरलाल पटवा जी, क्या थे? ये सीएम थे, है ना। इनके टाइम पे सेकंड इमरजेंसी और थर्ड इमरजेंसी स्टेट की लगी थी। डेट बता दीजिए, अगर याद कर लियो तो डेट बताइए मुझे, इमरजेंसी की, स्टेट इमरजेंसी की मध्य प्रदेश में कब कब लगी, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। अभी और ऐसे 2-4 वीडियो और आएंगी, ये वीडियोस आप कभी भी कहीं भी बैठ के जल्दी जल्दी से उनको सुनते जाइए। और बहुत सारे वीडियोस और भी डले हुए हैं, उनकी लिंक भी हम डाल देंगे, उन सबको जाके आप देखिए और अपना रिवीजन करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।
डू वेल इन योर एग्जाम, काम रहें, ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस इन्हीं के आसपास टॉपिक से ही आएंगे जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं कम से कम आपसे 250 से 300 क्वेश्चंस पॉलिटी के डिस्कस करूंगा, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं आ जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि 10 में से 10 आ जाएंगे, बट 10 में से 8 के आसपास तो 100% वहां के आसपास उसी टॉपिक से आएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।